कमांड जो होता है सर वो कितनी मतलब एक रेजिमेंट के ऊपर पूरा या सर बारे में जानकारी होना, दैट इज करियर काउंसलिंग। कई बार हमें लगता है कि नहीं, आप यही कहो कि मैं 10th क्लास में हूँ और एमपी बोर्ड्स कर रहा हूँ, या मैं 12th क्लास में हूँ, इसके थ्रू आपको इंडिया लेवल का जॉब मिलेगा। यानी इसमें ऐसा नहीं किसी एक स्टेट का मिलेगा। लेफ्टिनेंट जो, और मैं पद वगैरह बता चुका हूँ, तीनों सेनाओं के पद मैंने आपको समझाए थे। एक डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा चुना है, आप आर्मी चुन रहे हो, नेवी चुन रहे हो या एयरफोर्स चुन रहे हो। हियर आर सम। 12th के बाद आपको अधिकारी कोई नहीं बनाता, क्योंकि अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन कम से कम रिक्वायरमेंट होता है। 12th के बाद आपको अधिकारी बना रहा है, वो भी छोटा मोटा अधिकारी नहीं, लेफ्टिनेंट क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज जो हमारा सेशन है ये एक करियर काउंसलिंग है। हमारे शहर के लिए नई बात है, क्योंकि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग जैसा कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है। मतलब जनरली ना तो हमें देखने को मिला है और ना ही हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा समझते हैं। पर करियर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी करियर को चुनने से पहले सभी करियर के बारे में जानकारी होना, दैट इज करियर काउंसलिंग। कई बार हमें लगता है कि नहीं, मुझे तो सिपाही बनना है, तो मैं अधिकारी के बारे में जान के क्या करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, तब एक सही ऑप्शन चुनना मेरे लिए आसान होता है। लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। Unfortunately, 80% of the people who are in government job, they are compelled to do the job. मतलब वो जिस काम को कर रहे हैं वास्तव में वो उसे करना नहीं चाहते हैं, पर कर रहे हैं क्योंकि जॉब छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा हमारे साथ कम से कम ना हो, तो हम समझ पाएं कि क्या है। सबसे पहली बात कि हम सब यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं। हम सबका एकमात्र उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब लेना। अब इसके लिए पहली बात आती है कि मुझे ये पता हो कि गवर्नमेंट जॉब होती कितने प्रकार की हैं। इंडिया में टॉप लेवल की गवर्नमेंट जॉब क्या है, फिर सेकंड थर्ड क्या क्या लेवल होते हैं, कितनी सारी जॉब्स मैं देख सकता हूं। कहते हैं ना कुएं का मेंढक, तो मेंढक को लगता है कि पूरी दुनिया इस कुएं में ही है। तो हमको लगता है कि एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, आर्मी और फॉरेस्ट एसआई, बस इतनी ही दुनिया है, इससे ज्यादा नौकरी होती नहीं है। तो इसके लिए करियर काउंसलिंग है। अब करियर काउंसलिंग वन वे नहीं होना चाहिए, यानी जब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर पूरा एक्सप्लेन करने के बाद बीच में नहीं बोलना है। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं, सत्येंद्र सर और अंकित सर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे और आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। तो इससे पहले वाले सेशन में मैं आपको एसएससी के बारे में समझा चुका हूं। आज हम यूपीएससी के बारे में समझेंगे, जो टॉप मोस्ट जॉब कंसिडर किया जाता है इंडिया में। इंडिया में जो टॉप लेवल की पोस्ट है वो यूपीएससी भरता है ना। तो सबसे पहली बात जो हमारे लिए यहां जानना जरूरी है वो है कि हम एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी मेहनत है अभी कर लें, बाद में हेडेक ना हो। इसलिए हम सब गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, यस और नो। जबकि फैसिलिटीज,
पे स्केल और बाकी चीज़ों की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा खासा पे करता है। एक चीज़ जो वहाँ नहीं है वो है सिक्योरिटी। हो सकता है आज आपका जॉब है, अगले महीने ना रहे। गवर्नमेंट में ये है कि अगर हो गया तो जो टेन्योर है वहां तक रहेगा, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रिफर करते हैं ज्यादा। अब गवर्नमेंट जॉब में जो हमें यहां पे समझना है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कंट्री में जॉब की कैटेगरी बनाई जाती है और उनकी ग्रुपिंग की जाती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो ग्रुप बी और सी की जो जॉब्स हैं उनको एसएससी फिल करता है। ग्रुप डी की जो जॉब्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंटल भी होती हैं, कुछ एसएससी भी फिल करता है। लेकिन जो ग्रुप ए है जिसको हम क्रीम बोलते हैं वो यूपीएससी फिल करता है ना। तो हमारे देश में जो सरकारी जॉब पाने के रास्ते हैं वो मुख्य रूप से 5 हैं। आप 5 तरीके से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। यूपीएससी, जैसे कई बार लोगों से पूछा जाता है क्या कर रहे हो, बोला यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। यूपीएससी की तैयारी, तो क्या यूपीएससी कोई परीक्षा है जिसकी तैयारी होती है? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या कर रहे हो, आपने कभी ये कहा मैं एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं? नहीं, आप यही कहोगे मैं 10th क्लास में हूं और एमपी बोर्ड्स कर रहा हूं, या मैं 12th क्लास में हूं। अगर कोई ये कहेगा कि मैं एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उसके लिए? आपको हंसी आएगी, एमपी बोर्ड की तैयारी बढ़िया करो। लेकिन जब हमसे कोई कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो चूंकि हमें पता ही नहीं कि क्या है यूपीएससी, तो हाँ होता होगा कुछ, बोला हाँ ठीक है, तो फिर उसको लगता है कि हाँ इसको मैं और आगे बना सकता हूं क्योंकि इसको नहीं पता। यूपीएससी, एसएससी, ये सब क्या करते हैं? ये सब सिर्फ एग्जाम्स कराते हैं। यानी ये क्या है? एग्जाम्स कंडक्टिंग अथॉरिटी। जैसे आपका एमपी बोर्ड एक संस्था है जो भर्ती जो एग्जाम्स कराता है, बोर्ड एग्जाम्स, ऐसे ही ये वो संस्थाएं हैं जो भर्तियां कराती हैं सरकारी नौकरियों में। तो इसमें यूपीएससी जो है वो टॉप मोस्ट है। और यूपीएससी का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको संविधान में भी देखने को मिलता है। संविधान में भी यूपीएससी के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, अब ये जो यूपीएससी है इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यानी ये जो लोक सेवा आयोग है ये किसके लिए काम कर रहा है? संघ के लिए, यूनियन के लिए। यूनियन के लिए मतलब पूरे देश के लिए। इसके थ्रू आपको इंडिया लेवल का जॉब मिलेगा। यानी इसमें ऐसा नहीं किसी एक स्टेट का मिलेगा, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है क्योंकि आप यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट हुए हो। अब यूपीएससी बना कब था? तो पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। हालांकि इसके सीमित सलाहकारी फंक्शन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा इस पहलू पर निरंतर जोर देने के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत पहली बार
प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसको आप पीएससी कहते हो। हर स्टेट का अपना अपना पीएससी होता है, जैसे एमपीपीएससी, तो वो प्रांतीय स्तर का हो गया, स्टेट वाइज हो गया, पर वो किसके अंडर फंक्शन कर रहा है? यूपीएससी के अंदर, क्योंकि यूनियन लेवल पे वही है। जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री राज्य का नहीं होता, वो संघ का है, राष्ट्र का है, और मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में है। तो इस तरीके से यूपीएससी जो है वो पूरे देश के लिए फंक्शन करता है। अब इतना समझ में आ गया कि यूपीएससी क्या है, एक संस्था है जो परीक्षाएं कराती है। ये राज्य स्तर पर भी इनकी अपनी अपनी शाखाएं हैं, मतलब राज्य स्तर पे पीएससी चलता है, और जो केंद्र स्तर पे है या जो संघ स्तर पे है वो यूपीएससी है। अब मुख्य बात है हमारे लिए 2025 में यूपीएससी कौन सी परीक्षाएं कराने वाला है, वो ये कैलेंडर है। यूपीएससी ने अभी अपना कैलेंडर जारी किया है। ये कैलेंडर 7 नवंबर को जारी हुआ था। इसमें अगले साल जो परीक्षाएं होंगी उन सब का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है कि यूपीएससी कौन सी परीक्षाएं कराता है। तो परीक्षाओं की बात बाद में आती है, पहले ये जान लें कि कितनी कराता है ना। तो पहला जो एग्जाम इस बार यूपीएससी कराएगा वो है एसओ ग्रेड बी एलडीसीई, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क एग्जामिनेशन 2024। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। लास्ट डेट 3 दिसंबर, एग्जाम 11 जनवरी, 2 दिन का एग्जाम होता है ये, है ना। इसके बाद कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एक एग्जाम होता है, इसका जिसको अपन प्री बोलते हैं, प्रीलिम्स, वो जो है 9 फरवरी 2025 को होगा। फॉर्म फिलिंग हो चुकी है इसकी, है ना। फिर है सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव, सीआईएसएफ एसी, ये 4 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज होगा, 24 दिसंबर तक चलेंगे फॉर्म। 9 मार्च को इसका पेपर है, एक दिन में पेपर हो जाता है। फिर ये रिजर्व रखा है यूपीएससी ने अपने एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी इस दिन में जो उनका शेड्यूल पैटर्न है उसमें कोई वो एग्जाम कराएंगे, तो ये एक डेट उन्होंने अपने लिए रिजर्व रखी है। अब 12th के बाद जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड एग्जाम होता है वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एनए, नेवल एकेडमी। तो एनडीए का नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा, 31 दिसंबर तक चलेगा, 13 अप्रैल को इसका एग्जाम होगा, 13 अप्रैल 2025। अभी मैं समझाऊंगा कि ये एग्जाम क्या क्या होते हैं। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2025 नोटिफिकेशन आएगा 11 दिसंबर को। एग्जाम इसका जो होगा वो होगा 13 अप्रैल को। यानी अभी यूपीएससी ने क्या किया है कि वो एनडीए और सीडीएस को एक साथ कराने लगे हैं, तो उससे उनका जो है एक तो टाइम भी बच जाता है और एग्जाम भी जो है। अब देखो दोनों के लिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सेम रखा है उन्होंने, एग्जाम डेट भी सेम है, ठीक है। अब इसके अलावा सिविल सर्विसेज, जिसको आप आईएएस कहते हो, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स सॉरी, ये जो है 22 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा 2025। इसके अलावा आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसका नोटिफिकेशन भी सेम डेट को होगा, 11 फरवरी तक चलना है। 25 मई को एग्जाम होगा इसका, 25 मई, और ये मई जून में ही होता है हर बार, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता है। ऐसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज भी होती हैं, इसका एग्जाम जून में कराएंगे, फॉर्म फिलिंग हो चुका है। फिर ये जो जियो साइंटिस्ट ये वाला है, देखो ये प्रीलिम्स था, ये मेंस है, तो जो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा वो मेंस एग्जाम के लिए जाएगा, है ना। जो सेलेक्ट नहीं होगा वो अगली बार फिर से प्रीलिम्स को ही ट्राई करेगा। और आईईएस और आईएसएस
इसके लिए 12 दिसंबर को 12 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज होगा, 20 जून को इसका एग्जाम है, 3 दिन चलता है, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ जो मेन एग्जाम्स हैं वो आपको बता देता हूँ, जिनके लिए हम लोग एलिजिबल हैं, मतलब जिनको अगर हम कोशिश करें तो अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये डेट रिजर्व रखी है। फिर मेडिकल सर्विसेज होती हैं, जिन लोगों ने बायो से 12th किया है उनको लगता है बस डॉक्टर ही बन सकते हैं, है ना। तो पता होना चाहिए कि आपके लिए एक CMS होता है, जैसे CDS होता है वैसे ही CMS भी होता है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। ये जो है 20 जुलाई को इसका एग्जाम होना है, नोटिफिकेशन और लास्ट डेट मेंशन है, 1 दिन का एग्जाम होता है। फिर है CAPF AC, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट, ऑफिसर लेवल का जॉब है ये भी, और इसका एग्जाम 3 अगस्त को होगा 2025 में। इंजीनियरिंग एग्जाम्स का प्रीलिम्स हमने पिछले पेज पे देखा था, ये उसका मेंस है। सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हमने देखा था, ये उसका मेंस है। NDA CDS 1 साल में 2 बार होते हैं। UPSC NDA CDS हर साल 2 बार कराता है। तो पहला हम देख चुके हैं, या मेंशन भी है सेकंड। NDA CDS का जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो 28 मई को रिलीज किया जाएगा, 17 जून लास्ट है, 14 सितंबर को एग्जाम होगा इसका, ठीक है। 2 डेट रिजर्व रखी हैं। फॉरेस्ट सर्विस IFS प्रीलिम्स के डेट देख चुके हैं, ये मेंस है, फिर से रिजर्व डेट है। SO स्टेनो है ना LDCE, ये आपका 2025 दिसंबर में इसका एग्जाम होना है, और ये डेट्स भी रिजर्व रखी है। अब देखो यहाँ एक नोट दिया है UPSC ने, द डेट्स ऑफ द नोटिफिकेशन, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन आर लिएबल टू ऑल्टरनेशन इफ द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट। यानी अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है, जैसे कोविड आ गया था एक बार, तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पर इन डेट्स को बदलना पड़े तो UPSC ऐसा कर सकता है, मतलब इनको अंतिम डेट्स की तरह कंसिडर ना किया जाए। हालांकि हैं ये अंतिम डेट्स ही, बट इन केस ऑफ एनी सर्कमस्टेंस मतलब होता है परिस्थिति, तो कोई अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो प्लान चेंज करना पड़ सकता है ना। क्योंकि कई बार लोग कोर्ट चले जाते हैं, ऐसे कैसे मैं तैयारी कर रहा था, बोला आपने चेंज कर दिया, तो इसलिए नोट देना पड़ता है। हर कोई देता है, SSC भी यही नोट देता है, क्योंकि परिस्थिति किसी को नहीं पता, कुछ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर तो देखा नहीं। पर आपको अपना 1 साल का प्लान पहले बताना पड़ता है कि हमारा ये प्लान है। बिना प्लानिंग के जाते हैं तो कहीं नहीं पहुंच पाते। इसलिए आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे पास कितना टाइम है और मैं क्या कर सकता हूं। NDA, अब हम कुछ एग्जाम्स की बात करते हैं। NDA ये एग्जाम 12th के बाद दिया जाता है। अगर आप 12th रनिंग में भी हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। कुछ स्टूडेंट जो है 11th क्लास में होते हुए भी ये एग्जाम देते हैं, जिससे वो ये चेक करते हैं कि जब वो 12th में होंगे या जैसे ही वो 12th क्लियर करेंगे तो वो ये एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। अब NDA क्या है? NDA जो है हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, इनमें ऑफिसर्स की भर्ती करता है। जो आपके आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर फोर्स चीफ जो आप देखते हो, ये सब NDA से भर्ती होते हैं। NDA से जो पहला पद मिलता है वो मिलता है आपको लेफ्टिनेंट जो, और मैं पद वगैरह बता चुका हूँ, तीनों सेनाओं के पद मैंने आपको समझाए थे एक पूरी क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधे ऑफिसर रैंक दिया जाता है 2 स्टार। सैलरी 1 लाख से प्लस होती है ना। फैसिलिटीज किंग साइज होती हैं, है ना, किंग साइज जो टॉप मोस्ट हो सकता है वो, पर मेहनत भी उसी लेवल की चाहिए होती है। अब NDA क्या है? NDA स्टैंड फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का पूरा नाम क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA इज द जॉइंट डिफेंस सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये क्या है? कोई आपसे पूछे NDA क्या है
तो लोग कहते हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी उसका फुल फॉर्म हुआ, नेशनल डिफेंस एकेडमी उसका फुल फॉर्म हुआ। जैसे एनसीसी क्या है, नेशनल कैडेट कोर, ये तो फुल फॉर्म हुआ, पर एनसीसी क्या है, एनडीए क्या है, एनडीए क्या है, जॉइंट डिफेंस सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप ये जवाब देते हो तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। 100 लोगों से पूछोगे 90 लोग यही कहेंगे एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, पर 10 लोग कहेंगे कि एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी है, बट एनडीए इज अ जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैंने बताया था तीनों सेनाओं के लिए जाते हैं, इसलिए जॉइंट हो गया, और सर्विस चूंकि डिफेंस की है तो डिफेंस सर्विस। अब है क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग कराता है। ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेयर कैडेट्स फ्रॉम द 3 सर्विसेज, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, trained together before joining the respective service. The Academy for further pre-commission training is located at NDA खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? खड़गवासला में है। खड़गवासला कहाँ है? पुणे में है। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब the job profile of an NDA cadet after commission as an officer depends on the service chosen by them. जैसे मान लो सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, अब करना क्या पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, वहां पे मेरा क्या सर्विस रहेगा, मुझे क्या करना है, तो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा चुना है। आप आर्मी चुन रहे हो, नेवी चुन रहे हो या एयरफोर्स चुन रहे हो। हियर आर सम जॉब प्रोफाइल्स फॉर ईच सर्विस। कुछ यहाँ पर जॉब प्रोफाइल हैं, जैसे भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, तो पैदल सेना अधिकारी, इन्फेंट्री जिसको बोलते हैं पैदल सेना, उसमें अधिकारी, सिग्नल अधिकारी, तोप खाना अधिकारी, खुफिया अधिकारी, मेडिकल अधिकारी, बख्तरबंद कोर अधिकारी और इंजीनियर अधिकारी। ये आप आर्मी में, आपको इनमें से पद दिए जाएंगे। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, मैंने बताया था फ्लाइंग ऑफिसर एफ कैट से भी बनते हैं, है ना। ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, तकनीकी अधिकारी, प्रशासी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रसद और शिक्षा अधिकारी, एयरफोर्स का है। ऐसे ही नेवी में कार्यकारी, पनडुब्बी, नौसेना आयुध, रसद, नौसेना उड्डयन, परीक्षक और पायलट अधिकारी, यानी सब के सब क्या हैं, अधिकारी हैं, है ना। तो 12th के बाद आपको अगर अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है तो सिर्फ एनडीए देता है, और 12th के बाद आपको अधिकारी कोई नहीं बनाता, क्योंकि अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन कम से कम रिक्वायरमेंट होता है। एनडीए 12th के बाद आपको अधिकारी बना रहा है, वो भी छोटा मोटा अधिकारी नहीं, लेफ्टिनेंट, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, क्लास 1 का ऑफिसर, है ना। तो ये चांस होता है जिनका स्कूलिंग अच्छा रहा है, यानी जो अच्छे स्कूल से पढ़े हैं और अच्छे से पढ़े हैं, दो बातें होती हैं, क्योंकि अच्छे स्कूल से बहुत लोग पढ़ते हैं पर अच्छे से कम पढ़ते हैं। तो अच्छे स्कूल से और अच्छे से जो पढ़े हैं वो 12th के बाद एनडीए के थ्रू ऑफिसर बन जाते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो एनडीए में जॉब कर रहे हैं, मतलब एनडीए के थ्रू ऑफिसर हैं और वो अलग अलग सर्विसेज में हैं। इस कोचिंग से कुछ स्टूडेंट ने भी एनडीए क्लियर किया है, पर उन्होंने सिर्फ एग्जाम क्लियर किया है, इंटरव्यू वो क्लियर नहीं कर पाए। तो कोचिंग आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करा सकती है, इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एग्जाम पास करते हो इट मीन्स इंटेलिजेंट तो आप हो, ये इस बात की गारंटी है कि आपके अंदर योग्यता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, रिटन एग्जाम होता है और एसएसबी इंटरव्यू होता है। पहले पेपर होगा, पेपर जो लोग पास करेंगे उनका इंटरव्यू होता है, जिसको हम एसएसबी, अभी एसएसबी सीमा सुरक्षा बल नहीं है, ये एसएसबी है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन। एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम के लिए क्या है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में मैथ रहता है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, 120 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, है ना। दूसरा जो है आपका जीएटी,
जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें इंग्लिश, उसके साथ साथ आपसे जीएस, साइंस सब कुछ पूछा जाता है, करंट अफेयर्स वगैरह। ये 600 नंबर का एग्जाम होता है, ये भी 2.5 घंटे का होता है। दोनों एग्जाम एक ही दिन होते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग दिन होंगे, एक ही दिन एग्जाम होते हैं। टोटल जो मार्क्स हैं वो 900 है, 900 नंबर का पेपर होता है टोटल, है ना। और टोटल ड्यूरेशन 5 घंटे, है ना। फिर है एसएसबी। तो एसएसबी मैंने वैसे इन डिटेल समझा रखा है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, अपना जो चैनल है एकेडमी का, वहाँ मैंने एसएसबी को पूरा डिटेल में समझाया है। तो फिलहाल मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको कई बार बताया होगा, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, पीपीएनडीटी, पीपीडीटी, ये पहले दिन होता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस। मैं एसएसबी दे चुका हूँ 2 बार, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजरा हूँ और पूरे प्रोसेस को जानता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ तक पहुँचते हो तो आई कैन हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करूँगा। मेरा एयरफोर्स में था फ्लाइंग ऑफिसर के लिए, और वो 6 दिन चलता है, उसको AFSB बोलते हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। तो मैं 6 के 6 दिन रुका था वहाँ, है ना। पहले दिन बाकी लोगों को हटा दिया था। अब लोग ये बोलते हैं कि सर इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ आप देखोगे उस सामने जो क्लास है उसमें वो प्रूफ भी लगा रखा है। उसमें आप ये देखोगे एसएसबी शुरू कब हुआ था, वो डेट भी है, देखना। अभी तक आपने सिर्फ फोटो देखा होगा, ये देखना वो एसएसबी शुरू कब हुआ था और वो फोटो कब खींचा गया है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो फोटो एसएसबी के कौन से दिन का है ना। तो जनरली वो 2nd और 3rd डे में फोटो लिया जाता है, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। इसके अलावा जो है नंबर ऑफ पेपर्स, 2 पेपर रहते हैं। जो जीएटी है उसमें 120 क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। और एसएसबी जो इंटरव्यू है वो भी आपका 900 नंबर का होता है। तो टोटल 1800 नंबर होते हैं, 1800 में से आपका मेरिट बनता है ना। तो 900 का एग्जाम, 900 का एसएसबी। अब हम सोच रहे हैं बोला 1800 में तो हम 18 पेपर दे देंगे, यहाँ एक ही पेपर में 1800 नंबर है। तो देखो जरूरी बात यह है कि अधिकारी बनना और सिपाही बनना फर्क होता है। अधिकारी अधिकारी होता है। हमको लगता है कि अधिकारी को इतनी सुविधा क्यों मिलती है। अधिकारी को जो है गाड़ी मिलती है, अधिकारी को सिक्योरिटी मिलती है, अधिकारी को बंगला मिलता है, क्योंकि वो उसको डिजर्व करता है, वो उस प्रक्रिया से गुजरा है। आप गुजर जाओ, आपको मिल जाएगा, आप उस चीज को पास कर दो, है ना। तो अब इसमें क्या, आप एज लिमिट देखो 16.5 से 19.5। जनरली जो एग्जाम है उनमें 18 से पहले आप फॉर्म नहीं भर सकते, यहाँ आप 16.5 से फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 16.5 से फॉर्म भर सकते हो, इसका मतलब कि आपके पास ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। आप जो है 11th, आप इसको अगर आपको करना है तो आपको तैयारी 9th क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए। कई लोग 6th क्लास से कर देते हैं, जो प्लान करते हैं कि हाँ मुझे ये देना है। 9th से ठीक है, 11th मतलब लास्ट 11th है, 11th तक अगर आप एनडीए का नहीं सोच रहे हो तो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि बाकी लोग सोच रहे हैं, है ना। लास्ट है 19.5। ये 19.5 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के समय 19.5 होना चाहिए। तो इसका मतलब फॉर्म फिलिंग तो 6 महीने पहले ही बंद हो जाएगी। तो आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो पहले ही बंद हो जाता है ना। क्योंकि मैंने जब एनडीए दिया था तो उस समय मेरा एज 19 था, 19 ईयर 1 मंथ, और मेरा फॉर्म नहीं भरा गया था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था। हालांकि उससे पहले मैंने एग्जाम और भी दिए थे एनडीए के। तो एनडीए सैलरी 56,100 से 1,77,500 तक मात्र, क्योंकि उस लेवल का जॉब है वो।
अलाउंस डीए मिलता है 17%, एमएसपी 15,500 अलग से। एमएसपी जानते हो? एमएसपी जो है किसानों को भी मिलता है फसल के लिए, ये वो नहीं है। अब देखो किसान आंदोलन हो रहा है, धरना हो रहे हैं, एमएसपी के लिए तो कर रहे थे। एमएसपी बोलते हैं मिलिट्री सर्विस पे। क्या होता है? मिलिट्री सर्विस पे। ये अलग से जो है 15,500। हाउस रेंट अलाउंस आपको 8% से 24% मिलता है आपके बेसिक पे का, ये बेसिक पे है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आने जाने का 3600 से 7200, और उसके बाद रैंक और लोकेशन के हिसाब से अलग से रहता है। तो यानी अगर तरीके से मेहनत कर ली और हम एनडीए निकाल पाए तो पैसे वैसे का तो इशू कभी आना नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छा और बहुत रेस्पेक्टेड लाइफ जियोगे आप सेना में, है ना। अब यूपीएससी के तहत हर साल एनडीए की परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके जरिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हैं। मैं बता चुका हूं ये आपको, 2 बार होता है साल में, ठीक है। अब आता है यूपीएससी सीडीएस। ये होता है ग्रेजुएशन के बाद। जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद सीडीएस दिया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। एनडीए की तरह ही है। जो काम एनडीए से 12th के बाद होता है वो सीडीएस से ग्रेजुएशन के बाद होता है। यानी इससे भी आप ऑफिसर बनते हो, इससे भी सब कुछ वही है। तीनों सेनाओं में आपको ऑफिसर बनने का चांस दिया जाता है। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन ये है कि आप जो है एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकता है, बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीई हो सकता है, बीटेक हो सकता है, कुछ भी, है ना, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। सैलरी सेम 5600 से 177,500, ये बेसिक पे है। बाकी अलग से और भी रहता है, एमएसपी वगैरह, ये टीए, डीए, एचआरए, ये सब मिला के। एज लिमिट, यहाँ आपको एज लिमिट मिल जाती है। जैसे मान लो कोई बंदा एनडीए की तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यंग एज में है ना अभी, पर उसको बनना ऑफिसर ही है, तो 19.5 हो गया उसका। जब तक ग्रेजुएशन करेगा तब तक वो 20 तक पहुंचेगा, क्योंकि आपका 12th करते करते आप 16-17 तक पहुंच जाते हो, है ना। 12th तक आप पहुंचते हो तो आपका एज 17 के आसपास हो जाता है। तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपका एज 20 हो जाता है। तो इसलिए एज लिमिट 20 से 25 रखा है, यानी आपको 5 साल दिए जाते हैं, है ना। अगर आप में दम है तो आप जो है यहाँ 5 साल में उसको निकाल के बताइए। दम है का मतलब, ये दम जो है वो वैसा नहीं कि जो आप कितना वजन उठा सकते हो। ये दम का मतलब है आपका जो है मेमोरी पावर, आपका लीडरशिप, आपकी स्किल क्या है वो। एज रिलैक्सेशन ये अलग अलग आपको मिलता है, जैसे SC, ST, OBC, इनको अलग अलग मिलता है। इसमें क्या है, 3 एग्जाम होते हैं। IMA के लिए, OTA के लिए आपके 2 एग्जाम होते हैं। मैं बताऊंगा ये IMA OTA क्या है। इंग्लिश का एग्जाम होता है 2 घंटे का, 120 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होता है। एक आपका जीके का पेपर होता है 100 क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन, 100 नंबर, और एक मैथ होता है। ये मैथ IMA में आता है, OTA में नहीं आता है। तो जिन लड़कों को या लड़कियों को मैथ से डर लगता है वो भी ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि आपका OTA में मैथ नहीं आता है। OTA में आपको इंग्लिश और GS ही करना होता है बस, ठीक है। तो टोटल पेपर कितने का हो गया? 300 का। तो आपके स्टाफ में जो टीचर हैं वो इस एग्जाम को 4 बार निकाल चुके हैं। CDS एग्जाम को लोग कहते हैं मुरैना से नहीं निकलता है, मुरैना से निकला है, सक्सेस मंत्रा से निकला है, और आप भी निकाल सकते हो। पर क्या है कि थोड़ा सोच को बड़ा करना पड़ेगा। अगर सोच ही 15,000 पे है तो 1.5 लाख नहीं कमा सकते।
आपको समझना पड़ेगा कि हाँ जो है क्या है स्तर, मुझसे हो पाएगा नहीं, मुझे पता तो हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये आपका शेड्यूल हो गया एग्जाम के बारे में। ये है आपका OTA जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये शॉर्ट सर्विस होता है। और जो IMA है वो आपका कंप्लीट सर्विस होता है। इसका टेन्योर 10 साल का होता है, आप इस सर्विस से केवल 10 साल ही सर्विस कर सकते हो OTA से। अभी इसको बढ़ाकर 12 और 15 करने पर विचार चल रहा है ना। इसमें गर्ल्स भी जाती हैं, ये चेन्नई में है ना। सर ने जब आपको GS पढ़ाया होगा तो OTA हेडक्वार्टर बताया होगा। तो CDS का जो एग्जाम पैटर्न है जिसमें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA, उसमें 2 पेपर होते हैं, मैंने बताया था, इंग्लिश और GK। मैथ इसमें नहीं आता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं इसमें, है ना। तो ये आपके 2 एग्जाम हो गए, NDA हो गया, CDS हो गया। दोनों में ही आप ऑफिसर बनते हो। कहाँ बनते हो? सेना में। सेना में जो आप ऑफिसर्स देखते हो वो या तो NDA से गए होंगे या CDS से गए होंगे। अब इसके अलावा कुछ स्टूडेंट इसका भी प्लान करते हैं। आपको मालूम है इसकी प्लानिंग स्टूडेंट 10th क्लास से शुरू कर देते हैं कि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। हम 12th के बाद ये देखते हैं कि अब क्या क्या हम कर सकते हैं। पहले तो हम 12th करते हैं, बोला अब MP पुलिस का फॉर्म भरेंगे, फिर MTS का भरेंगे और आर्मी, और फिर बोला सर जो मिल जाए वो मिल जाए, बस कुछ भी कर लेंगे हम तो। यस और नो? क्योंकि ठीक है बोला, तो हमें तो बोला रेलवे में तुम हमसे तो तसला डलवा लो। अच्छा, ये जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, ये बच्चे कहते हैं कि सर तुम कुछ भी करवाओ, कहीं भी लगवाओ, बस लगवा दो। इसका मतलब कोई विजन नहीं है। तो जब विजन नहीं है तो प्लानिंग कहाँ से होगी? तो एक और एग्जाम होता है UPSC AC, जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। UPSC का फुल फॉर्म हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब ये AC किस में है? CAPF। CAPF SI भी होता है, जो SSC कराता है, जिसको आप दिल्ली SI भी कहते हो। वो CPO जो एग्जाम है, CPO, वो दिल्ली SI के साथ साथ CAPF में भी होता है, यानी आपका जो पैरामिलिट्री है उसमें। अब ये UPSC AC क्या है? ये आपको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसी को कहा जाता है CAPF या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। 7 सुरक्षा बलों के समान नामकरण को संदर्भित करता है और यह भारत में गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है। इसमें आसाम राइफल्स, इसके अलावा CRPF, BSF, CISF, NSG, ITBP और SSB, ये 7 जो है इसके अंग हैं जिनमें आपको नियुक्त किया जाएगा, है ना, जिनमें आपको ये पद दिया जाएगा। इनका काम क्या है? आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा, देश के अंदर और देश की सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। सैलरी 56,100 से 177,500, स्केल वही जा रहा है ना। एज कैटेगरी 20 से 25, CDS में भी था, यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ भी ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। अब इसमें जैसे SC ST को 5 साल और मिल जाता है, यानी वो 30 साल तक ये एग्जाम दे सकते हैं। OBC को 3 साल मिल जाता है, यानी वो 28 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर कोई सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी सरकारी नौकरी में पहले से है, तो उसको 5 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल। ये अपर लिमिट है, जैसे 25 के बाद 5 और मिल जाएगा आपको, है ना। अब इसका प्रोसेस जान लो क्या है। इसमें 4 स्टेज होती हैं। पहला स्टेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम होगा, है ना। अच्छा, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है, लिखना भी पड़ता है ना। सिर्फ जो है ऐसा नहीं कि बोला 80-90 पूरे 100, तो ये वाला नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप के अलावा आपको रिटन में करना होता है। तो रिटन एग्जाम कंप्राइजिंग पेपर 1 and 2 फॉलोड बाय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका फिजिकल होता है और आपका फाइनल में इंटरव्यू होता है, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, उसके बाद फिजिकल एंड देन इंटरव्यू। चार इसके मेन फैक्टर हो गए।
अब जैसे बहुत से लोग एज को लेके कहते हैं सर भगवान ने तो अन्याय किया हमारे साथ, है ना, क्योंकि भगवान की पुरानी दुश्मनी है तुमसे, इसलिए अन्याय किया है तुम्हारे साथ। तो जिनका एज कम है वो भी यहाँ पर, सॉरी एज नहीं, हाइट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो जिनका हाइट कम है, जैसे लड़कों को लगता है कि अगर 1.68 नहीं है तो करियर खत्म, तो 1.65 अगर आपका हाइट है तो आप ऑफिसर बन सकते हो, असिस्टेंट कमांडेंट, है ना। ये विशेष छूट है मुझे लगता है, क्योंकि ये दिया नहीं जाता है। ये उनके लिए है जो ये कहते हैं कि हमें काबिलियत तो बहुत है साहब, पर वो तो लंबाई नहीं है ना, नहीं तो हम करके बताते। तो यूपीएससी ने कहा अच्छा ऐसा है, लो बताओ, कम कर देते हैं, तो 1.65 कर दिया। गर्ल्स के लिए 1.57 है, तो जनरली इतनी हाइट लड़कियों की होती है ना। बॉयज़ के लिए चेस्ट और वेट, ये स्पेसिफिकेशन है। फिर इसमें फिजिकल में क्या है, 100 मीटर की दौड़ होगी। अब फिजिकल आते ही हम अलर्ट हो जाते हैं, अब देखें बोला हमारे लाख क्या हमारा, पर ये फिजिकल वही देंगे जो पेपर पास करेंगे, है ना। 100 मीटर 16 सेकंड में मेल, 18 सेकंड में फीमेल। 800 मीटर 3:45 में मेल और 4:45 में फीमेल। लॉन्ग जंप 3 मौके मिलेंगे, 3.5 मीटर मेल, 3 मीटर फीमेल। शॉर्ट पुट गोला लड़कों के लिए 4.5 मीटर, गर्ल्स के लिए नहीं है। तो फिजिकल तो अपन निकाल देंगे, इसका मतलब कमांडेंट बनने के चांस अपने भी हैं, है ना। ठीक है, पूरी कमान संभालेंगे अपन। पेपर में क्या आता है, पेपर देख लो। पहला पेपर होता है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, यानी मैथ रीजनिंग का पहला पेपर होगा। दूसरा होता है जीएस, एसे और कॉम्प्रहेंशन, तो इंग्लिश और जीएस। इसमें टोटल मार्क्स 250 और इसमें 200। इसमें टाइम 2 घंटे, यहाँ 3 घंटे। 125 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 7 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 7 क्वेश्चन, पर इसमें लिखना होता है ना। मैंने दिया था, मेरा जयपुर सेंटर था, तो दूसरे में तो मैं लिखते लिखते सो गया था। कब सो गया था, लास्ट में जब टाइम पूरा हो गया था, ऐसा नहीं शुरू में। ठीक है, बोला टाइम हो जाए तो बता देना। क्योंकि मेरे बैक टू बैक एग्जाम्स थे, मतलब मैं एक एग्जाम दे के आया था, मान लो मैं अभी आया हूँ, 1 घंटे बाद फिर मैं जयपुर के लिए चला गया था। तो उसमें क्या है कि टाइम नहीं मिल पाया था बिल्कुल भी रिलैक्स होने का। और ये भी 2 एग्जाम होते हैं, एक के बाद एक, तो इस वजह से ऐसा होता है। बाकी लिखना होता है आपको, तो आप इसके लिए रीडिंग चाहिए होती है कि आपने कितना पढ़ा है पहले से। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन के लिए 50 नंबर मिलते हैं। पर इसमें क्या है, जैसे 200 मार्क्स हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन दे दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ABC, 1 का A, 1 का B, 1 का C। अब फिर उनके लिए डिवीजन कर देते हैं, तो इस तरीके से। तो ये 7 सिर्फ 7 नहीं है, इनके अंदर इसके सब डिवीजन हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। क्यों? क्योंकि लिखने में क्या नेगेटिव होगा, है ना, वो तो लिखना, जितना लिखोगे उतने मार्क्स दे देंगे आपको। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी इसमें आपको ABCD भरना है। ये डेस्क्रिप्टिव होगा, यानी इसमें आपको लिखना है। इसमें तो जो IAS वाले स्टूडेंट हैं, UPSC PSC कर रहे हैं, वो AC भी देते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, है ना। अपने कुछ स्टूडेंट AC दे रहे हैं, है ना, जो एकेडमी पहले पढ़ चुके हैं। अभी जो है एक स्टूडेंट जिसने AC दिया था, उसने सारे फेज क्लियर भी कर लिए थे। फाइनल मेरिट में उसके 3 नंबर कम थे, तो वो कमांडेंट बनने से रह गया। पर बोला सर जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, अगली बार कमांडेंट बन जाऊंगा। मैंने कहा तुम बन जाओगे, बस ये जो तुम्हारा उत्साह है ये कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिरना कोई खराब बात नहीं है, गिरे रह जाना खराब है। और ये कहा जाता है फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस।
असफलताएं सफलता के स्तंभ होते हैं, यानी सफलता की जो बिल्डिंग है वो खड़ी होती है असफलताओं के पिलर पे, क्योंकि वो असफलताएं आपको सिखाती हैं कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या कमियां रहीं जो आगे नहीं करनी है। अब जब उनको नहीं करोगे सफल हो जाओगे। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं जीवन में कभी फेल नहीं हुआ, यकीन मानो उसने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया, उसने कुछ नया सीखा ही नहीं। क्योंकि कुछ नया सीखोगे और कुछ अच्छा सीखोगे तो फेल तो होते हैं, पर फेल होना खराब बात नहीं है। अपने आप को खराब मान लेना कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, हमारी तो किस्मत ही खराब है, तो ये खराब है। ठीक है, तो फिलहाल चूंकि हमारे पास टाइम बाउंडिंग है तो हम इसको इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू यूपीएससी या अभी तक जो हमने डिस्कस किया, आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन किसी का भी। कमांड जो होता है सर वो कितनी मतलब एक रेजिमेंट के ऊपर पूरा या सर एक कोर के ऊपर सर रूल करता है, कितना रहता है उसका एरिया जो होता है? देखो क्वेश्चन है कि असिस्टेंट कमांडेंट का जॉब फंक्शन जो है वो कितना उसकी रेंज रहती है, रेंज क्या है उसकी। तो जो यूनिट रहती है शुरुआत में तो यूनिट में ही आपको कमांडेंट दिया जाता है। कमांडेंट आप ऐसे मान के चलिए जैसे आपकी सेना में कर्नल होता है, तो अब असिस्टेंट कमांडेंट यानी शुरू में आप कमांडेंट को असिस्ट करोगे, जैसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर को सीधे थाना नहीं दे सकते, पहले थाना कैसे संभालना है ये उसको सिखाते हैं। ऐसे ही सीधे कमांड नहीं दे सकते कि सीधे आपको कमांडेंट बना दिया, आपको पता नहीं है कैसे क्या करना है चीज़ों को, तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट देते हैं कि आप कमांडेंट के साथ में देखोगे, सीखोगे, देन फिर आपको कमांडेंट पद दे दिया जाता है। कमांडेंट इज इक्विवेलेंट टू कर्नल। सो यानी आप इसको लेफ्टिनेंट कर्नल मान सकते हो। तो ये इसका रहता है। एनीवन एल्स? और कोई क्वेश्चन किसी का भी नहीं? तो एटलीस्ट आप एक काम करेंगे सभी स्टूडेंट, आप एक पेज लेंगे, उस एक पेज में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम्स, उनमें से यूपीएससी में आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो वो, फिर एसएससी में आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो वो, रेलवे का आप कौन सा एग्जाम दे सकते हो वो, स्टेट एग्जाम्स में एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इनमें किस जिले किस राज्य में आप कौन सी भर्ती देखना चाहते हो वो, और लास्ट में अगर कोई बैंकिंग चाहता है तो वो। अपने लिए कुछ टारगेट्स बना के रखो कि आप कितनी जगह पात्र हो, कितने आप एलिजिबल हो, और उसके हिसाब से आप तैयारी करो। जहाँ कोई प्रॉब्लम आए किसी भी तरीके का, अपने टीचर्स की हेल्प लो। ध्यान रखना, टीचर्स सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर्स सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपको अपनी जिंदगी का जहाज खुद उड़ाना है। टीचर्स कंट्रोल रूम में बैठकर आपको असिस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से लेफ्ट ले लो, यहाँ से राइट ले लो, पर लेफ्ट राइट लेना आप ही को है। तो आपका जो लाइफ है वो आपको चलाना है, टीचर्स की हेल्प से चलाना है। तो आप जो है अच्छे से मेहनत कीजिए और यकीन रखिए, कोई भी लक्ष्य चाहे कोई भी हो, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। एटीट्यूड हमारे अंदर तो ये चीज हमें देखना है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, अधिकारी हमें तो वर्दी मिल जाए वही बहुत है। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ कागज के टुकड़े इकट्ठा करना नहीं होता है। आपकी 10th की मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इट्स सिंपली अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग मोर देन दैट। आपकी पर्सनैलिटी आपको प्रेजेंट करती है, और आपकी पर्सनैलिटी कहां से बनती है? पहला आपका ड्रेसिंग सेंस,
हाउ यू ड्रेस, क्या पहनते हो, एकदम चमकता हुआ पहन रहे हो बैंड वालों की तरह, सिंपल सोबर बट परफेक्ट पहन रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस। पर ड्रेस तो कोई भी कर सकता है, आप किसी अनपढ़ को भी कोट पैंट पहना दो, वो भी जो है बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो ड्रेस के बाद आता है योर टॉकिंग सेंस, आपके बोलने का तरीका। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा, इस पे ही काम करना है, क्योंकि ड्रेस तो हम खरीद लेंगे पर आप टॉकिंग सेंस नहीं खरीद सकते। ये कहा जाता है कि भले बुरे सब एक सो, जो लो बोलत ना है, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माहे। जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक भला और बुरा एक सा ही दिखता है, सबके दो हाथ दो पैर, पूरा जो है हार्डवेयर एक जैसा है, सॉफ्टवेयर का फर्क है, हार्डवेयर तो एक ही है। जब बोलना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि कोयल कौन है और कौआ कौन है ना। तो हमें टॉकिंग सेंस अपना बहुत अच्छा करना है, अपना ड्रेसिंग सेंस, और इन सब के बाद हमारी पढ़ाई, हमारा डेडिकेशन और हमारा एसोसिएशन, कि हम कैसी संगति में बैठ रहे हैं, किन लोगों का संग कर रहे हैं। और संग लोगों के साथ साथ मोबाइल का भी होता है, कि हम अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं क्या हम ये देख रहे हैं तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। अब इसमें क्या लोग कहते हैं जिसका दिल टूटा है वही जानता है। तो पहले करियर बना लो, दिल तो टूटते रहते हैं। अब आपने लोगों ने लोग ये भी कहते हैं, बोला काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में। बोला बायोलॉजी पढ़ता तो तुझे पता होता 2 नहीं हो सकते। हमको एजुकेशन मोबाइल से थोड़ी लेनी है, हमको किताबों से लेनी है। ये रील्स देख के आप रियलिटी से दूर जा रहे हो। अभी एक रिपोर्ट आई है, लगभग दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनमें सर्वे किया गया है, और उस रिपोर्ट का मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। वो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें यह कहा गया था कि इंस्टाग्राम इज द वर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू डैमेज द माइंड। मैं वर्स्ट कह रहा हूं, जो लोग इंग्लिश समझते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, ऐसे ही बैड वर्स और वर्स्ट होता है, यानी सबसे खराब। तो ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करना है, प्रोफाइल है तो यूज करेंगे, बट पॉजिटिवली और लिमिटेड। आप एक टाइम रख दो, मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दो, हालांकि चाहता तो यही हूं, पर ये कह नहीं रहा, ये कह रहा हूं कि आप आधा घंटा 30 मिनट, आधा घंटा मतलब जितना भी आप फोन चला रहे हो आपके सोशल मीडिया पर, आप 30 मिनट का टाइम दो, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई पर। क्योंकि आपका स्टेटस आपकी जॉब बताएगी, आपका स्टेटस आपका बैंक अकाउंट बताएगा, आपका स्टेटस आपकी कार बताएगी, आपका घर बताएगा। ये जो आप विचार डालते हो ना, ये आपका स्टेटस नहीं बताएंगे। तो स्टेटस रील का नहीं, रियल का बनाना है, और उसके लिए ऐसे सेमिनार्स की हमें जरूरत है, ऐसे काउंसलिंग की हमें जरूरत है, और ऐसे माहौल की हमें जरूरत है जो हमें एक बेहतर एजुकेशन और बेहतर व्यक्तित्व हमें प्रदान कर सके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।